कभी आपने नोटिस किया है, जब भी हमारे देश में कोई इंसिडेंट होता है, चाहे वो एक छोटा झगड़ा हो या कोई पर्सनल क्राइम, तो कुछ ही घंटों में वो इंसिडेंट सोशल मीडिया पर हिंदू बनाम मुस्लिम बन जाता है। लोग गुस्सा हो जाते हैं, दोनों तरफ से डिबेट शुरू हो जाती है और धीरे धीरे एक घटना जो सिर्फ चंद लोगों के बीच की थी, वो पूरी कम्युनिटीज के बीच की लड़ाई जैसी दिखने लगती है। तो यहाँ सवाल उठता है, ये सब इतनी जल्दी होता कैसे है? सबसे पहले एक चीज क्लियर करना जरूरी है, मैं ना तो जर्नलिस्ट हूँ, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर। मैं बस एक इंडिपेंडेंट यूट्यूबर हूँ और सबसे पहले एक इंडियन। और ये इस चैनल का मेरा पहला वीडियो है। इस चैनल को मैंने सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए स्टार्ट नहीं किया। मेरा एक सिंपल सा मकसद है, भारत देश को थोड़ा अच्छे से समझना और भारत को आगे बढ़ाने के लिए अपना छोटा सा महत्वपूर्ण योगदान देना। मुझे पर्सनली लगता है, देश तब स्ट्रोंग होता है जब उसके लोग सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, बल्कि किसी भी मुद्दे को गहराई से समझते भी हैं। हम ना तो कभी किसी धर्म के खिलाफ बोलने वाले हैं और ना ही किसी कम्युनिटी को डिफेंड करेंगे। आज हम बात करेंगे प्रोसेस की, सिस्टम की और नैरेटिव की। समझेंगे कि कैसे एक नॉर्मल इंसिडेंट को धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम मुद्दा बना दिया जाता है। क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं कि हमें कैसे भड़काया जाता है, तब तक हम बार बार भड़कते रहेंगे। और इन सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? तो जवाब आप सबको मालूम है। नुकसान होता है आम हिंदू को, आम मुस्लिम्स को। नुकसान होता है उस इंसान को जो बस अपनी फैमिली के लिए मेहनत कर रहा होता है। इसीलिए ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन तक सीमित नहीं रह जाती। ये एक रिक्वेस्ट है उन सबसे जो नेताओं को अपना बाप बना लेते हैं। हमें देशभक्त बनना है, चमचा या अंधभक्त नहीं। अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो ये सोच रखते हैं कि लोग एक दूसरे के धर्म के खिलाफ लड़ने से ज्यादा समझे, तो इस जर्नी में आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एक इंसिडेंट कैसे बन जाता है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा। हर नैरेटिव की शुरुआत होती है एक छोटी सी घटना से, एक इंसिडेंट। ये इंसिडेंट कुछ भी हो सकता है, किसी शॉप पर बहस, दो लोगों के बीच का झगड़ा या कोई क्राइम जिसका रीजन में भी पर्सनल हो। इस स्टेज पर क्या होता है, सिर्फ इन्वॉल्व लोग जानते हैं कि असली वजह क्या थी। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, दोषियों पर केस रजिस्टर होता है, इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया शुरू होती है। यहाँ तक सब कुछ लीगल प्रोसेस का हिस्सा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस स्टेज पर इंसिडेंट का कनेक्शन पूरी कम्युनिटी से नहीं होता, ना पूरे हिंदू समाज से, ना पूरे मुस्लिम समाज से। ये बस कुछ इंडिविजुअल्स का मैटर होता है। जैसे हर दिन देश के हजारों शहरों में हजारों छोटे बड़े केसेस होते हैं और उनमें से ज्यादातर कभी नेशनल न्यूज भी नहीं बनते, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो लीगल केस से निकलकर पब्लिक इमोशन का हिस्सा बनने लगते हैं। यहाँ हम सबको एक इम्पोर्टेंट चीज समझनी होगी। लॉ का काम होता है डिसाइड करना कि गलती किसकी है, कोर्ट का काम होता है सजा देना या बचाना। लेकिन आज के आधुनिक भारत में जब भी कोई हिंदू मुस्लिम इंसिडेंट की न्यूज आती है, तो उस इंसिडेंट का कंट्रोल लीगल सिस्टम से निकलकर पब्लिक डिस्कशन में फौरन ही चला जाता है और वहीं से स्टोरी बदलनी शुरू हो जाती है। अगर दो लोग आपस में झगड़ते हैं तो इसमें हम पूरा शहर को जिम्मेदार नहीं बोलते। वैसे ही किसी इंसिडेंट को पूरी कम्युनिटी के साथ जोड़ देना, इसका ना तो कोई लॉजिक है और ना ही ये हमारे देश के विकास के लिए ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जैसे ही इंसिडेंट पब्लिक तक पहुंचती है, लोग नेचुरली इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ डर की राजनीति भी बखूबी काम करती है। हम सभी को दुख होता है जब किसी के साथ गलत होता है, जस्टिस की डिमांड होती है और यहाँ तक सब कुछ ठीक है। पर जब इमोशन समाज से आगे निकल जाता है, तब कहानी बदलनी शुरू हो जाती है। इंसिडेंट अब सिर्फ क्या हुआ तक सीमित नहीं रहता, लोग अब पूछना शुरू कर देते हैं कौन था। और यहीं से धीरे धीरे फोकस क्राइम से हटकर आइडेंटिटी पर शिफ्ट होने लग जाता है। इस स्टेज पर सच अभी पूरा सामने भी नहीं आया होता है, इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, डिटेल्स अनक्लियर होती है, फिर भी लोग कंक्लूजन बनाना शुरू कर देते हैं। तो गलतियां भी जल्दी होती है और उन गलतियों का नुकसान सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहता, वो सोसाइटी तक पहुंच ही जाता है। जो आम हिंदू, मुस्लिम्स, सिख, ईसाई आपसी भाईचारे के साथ रहते थे, सोशल मीडिया के नफरती कंटेंट की वजह से आम लोगों के बीच शक बढ़ता है, दूरियां बढ़ती है और धीरे धीरे भरोसा कम होने लगता है। इसीलिए इस वीडियो का पहला सबक बहुत सिंपल है, हर इंसिडेंट को तुरंत कम्युनल एंगल से देखना,
ना सच के लिए सही है और ना ही देश के लिए। अगर हम सच में देशभक्त थे तो हमें सबसे पहले सच का वेट करना चाहिए, न कि वायरल इमोशन का हिस्सा बनना चाहिए। क्योंकि भारत तब मजबूत बनेगा जब हम आरोपियों को कानून के आधार पर सजा दिलाएंगे, न कि उनके मजहब को टारगेट किया जाएगा। और यहीं से शुरू होता है वो प्रोसेस जहां एक नॉर्मल इंसिडेंट को धीरे धीरे आइडेंटिटी के चश्मे से दिखाया जाता है। चलिए अब समझते हैं वो अगला स्टेप क्या है। अब तक इंसिडेंट हो चुका है, सच क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है, ये सब अभी प्रोसेस में होता है। लेकिन इसी बीच एक और चीज शुरू हो जाती है और वो है आइडेंटिटी पर फोकस। आपने नोटिस किया होगा जब भी कोई इंसिडेंट वायरल होता है लोग तुरंत पूछने लगते हैं कौन था, अब्दुल था, रहमान था या दीपक था। यहाँ कौन का मतलब नाम से नहीं होता, यहाँ इसका मतलब होता है उसकी पहचान से कि वो किस धर्म का था, किस कम्युनिटी का था। और धीरे धीरे जो इंसिडेंट की असली बातें होनी चाहिए वो पीछे रह जाती है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है। किसी भी देश में करोड़ों लोग रहते हैं, हर धर्म, हर जाति, हर बैकग्राउंड में अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ बुरे लोग भी। लेकिन जब किसी एक इंसान की गलती को उसके पूरे धर्म से जोड़ दिया जाता है तो वहाँ से इंसाफ नहीं, जनरलाइजेशन शुरू होता है। और जनरलाइजेशन हमेशा डेंजरस होता है। जरा सोचकर देखिए, अगर एक हिंदू क्राइम करे तो क्या इसके लिए पूरी हिंदू समाज को जिम्मेदार मान लिया जाए? नहीं। तो उसी तरह अगर एक मुस्लिम गलती करता है तो क्या सब मुस्लिम जिम्मेदार होने चाहिए? बिल्कुल नहीं। फिर भी जब नैरेटिव बनता है तो लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया जाता है कि ये सिर्फ एक इंसान की गलती नहीं है बल्कि एक पूरे के पूरे कम्युनिटी का पैटर्न है। और यहीं से आम लोग इमोशनल ट्रैप में फंसने लगते हैं, क्योंकि आम आदमी फैक्ट से ज्यादा अपनी सेफ्टी और आइडेंटिटी को लेकर सेंसिटिव रहता है। डर और नफरत की राजनीति यहाँ भी बखूबी काम करता है। जब लोगों को लगने लगता है कि उनके धर्म के लोग टारगेट हो रहे हैं तो उनकी सोच डिफेंसिव हो जाती है। और जब डिफेंसिव इमोशन आता है तो लॉजिकल थिंकिंग पीछे चली जाती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? वो हिंदू जो इस इंसिडेंट से बिल्कुल नहीं जुड़ा उसके लिए शक का माहौल बन जाता है। वो मुस्लिम जो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है वो भी डर और डाउट के माहौल में आ जाता है। जो इंसिडेंट सिर्फ 2 लोगों का होना था वो धीरे धीरे लाखों लोगों का टेंशन बन जाता है। और सच ये है कि ये देश के लिए बिल्कुल भी हेल्दी चीज नहीं है। देश तब स्ट्रोंग होता है जब क्राइम को क्राइम की तरह देखा जाता है और क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरह, न कि उसके पहचान को उसकी पूरी कम्युनिटी पर चिपका दिया जाए। इसीलिए यहाँ हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह सोचना होगा। आरोपियों के अगेंस्ट एंगर आना जरूरी है, लेकिन पूरी कम्युनिटी को ब्लेम करना ना इंसाफ है और ना ही देशभक्ति। देशभक्ति का असली मतलब होता है देश के लोगों के बीच भरोसा बचाए रखना। और जब आइडेंटिटी को वेपन बना दिया जाता है तो सबसे पहले वही भरोसा टूटने लगता है। अब सवाल ये है, ये आइडेंटिटी वाला एंगल इतना फास्ट स्प्रेड कैसे हो जाता है? तो चलिए अब अगले पार्ट में समझते हैं सोशल मीडिया और नैरेटिव स्प्रिट का इन सब में क्या रोल है। सफाई ब्रिगेडियर, इनोसेंट बच्चों पे शूट एट साइट का इनोसेंट? AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह। इनोसेंट? 6 साल की बच्ची? बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। जो तुम्हें इनोसेंट लगता है ना मेजर, वो मेरे लिए अनुशासन है, डिसिप्लिन, मिलिट्री नेसेसिटी है। और तुम मुझे सही और गलत ज्ञान मत देना, तुम्हारी औकात नहीं है। अगर मैं चाहूं तो सैकड़ों राठौर की फौज खड़ी कर दूं, और मैं करूंगा। इनको खत्म करूंगा मैं, एक एक दीमक को निकाल निकाल के मारूंगा मैं, ताकि एक और जमील पैदा ना हो। आज हर इंसान के हाथ में फोन है, हर किसी के पास कंटेंट फॉरवर्ड करने का पावर है। और इसी पावर के साथ आती है एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अक्सर यूज नहीं होती। जैसे ही इंसिडेंट की कोई क्लिप, फोटो या आधा अधूरी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन आती है तो तुरंत लोगों तक पहुंच जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ऑनलाइन चीजें फैक्ट्स चेक होने से पहले वायरल हो जाती है। वीडियो का कंटेंट पता नहीं होता पर नहीं बताकर शेयर की जाती है।
स्टेटमेंट का आधा पार्ट काट कर दिखाया जाता है और लोग क्या देखते हैं, सिर्फ एक चीज, उनके इमोशन को ट्रिगर करने वाला पार्ट। अगर किसी को गुस्सा दिलाना हो तो बस ऐसे एंगल दिखाओ जिससे लगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है। और जब गुस्सा आता है तो शेयर बटन सबसे तेज काम करता है। यहाँ एक और डेंजरस टर्म होती है, एल्गोरिदम्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उन्हीं पोस्ट को ज्यादा दिखाते हैं जिन पर ज्यादा रिएक्शन आता है। और सच बताएं, शांति वाले पोस्ट पर कम रिएक्शन आता है, गुस्से वाला पोस्ट पर ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ? जो कंटेंट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलती है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। जो कंटेंट समझाता है वो धीरे चलता है। धीरे धीरे लोग सिर्फ वही वीडियोस, वही पोस्ट और मैसेज देखने लगते हैं जो उनके गुस्से को कंफर्म करे। इससे होता क्या है, लोगों को लगने लगता है कि पूरा देश जल रहा है, चाहे ग्राउंड पर सिचुएशन उतनी बड़ी भले ही ना हो। ऑनलाइन नैरेटिव रियलिटी से बड़ा हो जाता है और सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको होता है? वो आम लोग जो रोज काम पर जाते हैं, जो पॉलिटिक्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, वो भी मेंटली डिवाइड फील करने लगते हैं। ट्रस्ट कम होने लगता है। लोग एक दूसरे को इंसान से पहले आइडेंटिटी से देखने लगते हैं और ये चीज किसी भी देश के लिए हेल्दी नहीं होती। इसीलिए यहाँ हमें रुक कर सोचना होगा, क्या हर वायरल चीज सच होती है? क्या हर फॉरवर्ड की गई बात वेरीफाई होती है? क्या हम जो शेयर कर रहे हैं वो देश को जोड़ रहा है या फिर देश को वो तोड़ रहा है? देशभक्ति सिर्फ स्लोगन से नहीं आती, देशभक्ति रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से आती है। कभी कभी देश के लिए सबसे बड़ा काम होता है गलत या भड़काने वाली चीज को आगे फॉरवर्ड ना करना, क्योंकि जब हम बिना वेरीफाई किए शेयर करते हैं तो शायद हम नफरत नैरेटिव का हिस्सा बन रहे होते हैं। और जब नैरेटिव भरोसा तोड़ता है तो सबसे बड़ा नुकसान देश को ही होता है। इसीलिए अगला और फाइनल सवाल ये है, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? चलिए वीडियो के लास्ट पार्ट में बात करते हैं, हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सबसे पहला काम, हर वायरल चीज पर तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। अगर कोई वीडियो, फोटो या मैसेज आपको गुस्सा दिलाता है तो वहीं रुकने का सिग्नल है। फॉरवर्ड करने से पहले सोचिए, क्या ये वेरीफाई है? क्या मैं सच शेयर कर रहा हूँ या सिर्फ इमोशन? कभी कभी देश के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है गलत चीज को आगे ना बढ़ाना। दूसरा काम, क्राइम को क्राइम की तरह देखिए, कम्युनिटी की तरह नहीं। गलती करने वाला इंसान होता है, पूरा धर्म नहीं। जब हम पूरी कम्युनिटी को ब्लेम करते हैं तो हम इंसाफ की मदद नहीं कर सकते। तीसरा, ग्राउंड रियलिटी को याद रखिए। आपके आसपास जो हिंदू है, जो मुस्लिम है, जो सिख, क्रिश्चियन या किसी और धर्म का है, वो सब आपकी तरह ही अपनी फैमिली के लिए मेहनत कर रहे हैं। उनका नेशनल डिबेट से ज्यादा कंसर्न होता है अपने बच्चों की पढ़ाई, अपनी जॉब और अपनी रोजी रोटी संभाले रखना। यही रियल इंडिया है, ना कि सिर्फ टीवी स्टूडियो वाला इंडिया। चौथा, देशभक्ति को इमोशनल रिएक्शन से ऊपर रखिए। देशभक्त वो नहीं जो सबसे ज्यादा गुस्सा करे, देशभक्त वो है जो देश के लोगों के बीच भरोसा बनाए रखे, जो जोड़ने वाली बात करे, जो सोच समझ कर रिएक्ट करे। और सबसे आखिरी बात, डिस्कशन कीजिए लेकिन इंसानियत के साथ। अगर हम अपने लेवल पर ये छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं तो बड़े बड़े नैरेटिव्स का असर कम हो सकता है। देश सिर्फ बॉर्डर से स्ट्रॉन्ग नहीं होता, देश स्ट्रॉन्ग होता है लोगों के बीच के ट्रस्ट से। और वो ट्रस्ट सरकार या मीडिया अकेले नहीं बना सकता, वो हम सब मिलकर बना सकते हैं। इसीलिए आज का वीडियो किसी साइड लेने के लिए नहीं था, ये वीडियो सिर्फ एक चीज के लिए था, समझने के लिए। क्योंकि जब हम समझ जाते हैं कि हम कैसे डिवाइड किए जाते हैं, तब हम उतनी आसानी से डिवाइड नहीं होते। और शायद वही एक छोटा स्टेप होगा जो देश को तोड़ने के बजाय जोड़ने में मदद करेगा। अगर आपको लगता है कि देश को शांति, समझ और यूनिटी की जरूरत है तो इस मैसेज को आगे बढ़ाइए, गुस्से के साथ नहीं, समझ के साथ। बस इतना ही। आज का वीडियो किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं था, बल्कि एक प्रोसेस समझाने के लिए था। क्योंकि जब हम समझ जाते हैं कि नैरेटिव कैसे बनता है, तब हम उसका हिस्सा बनने से बच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि देश को शोर से ज्यादा समझ की जरूरत है तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। यहाँ हम साइड नहीं लेंगे, यहाँ हम सिस्टम समझेंगे और कोशिश करेंगे रिएक्ट करने वाले नहीं, सोचने वाले सिटीजन्स बने।